नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 री एग्जाम के लिए साइंस का फिजिक्स पोर्शन के टॉपिक वाइज लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले हमारा यांत्रिकी चैप्टर हमने देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में आई बटन वीडियो मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि तरंग गति। इसको लेकर के प्रीवियस ईयर जितने भी हैं सारे इसमें कवर हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, दंड चुंबक के केंद्र में जो चुंबकत्व होता है वो क्या होता है? शून्य होता है, न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है या न्यूनतम या अधिकतम? तो दंड चुंबक के केंद्र में अगर बात करते हैं तो आपका शून्य चुंबकत्व होता है, तो अधिकतम मत लगा दीजिएगा। अगर बात करते हैं दंड चुंबक तो लोहे, स्टील या फिर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की बनी हुई आयताकार चुंबक जो है ये होती है, और आंसर यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि के वेग, ध्वनि का आयाम, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। आपको याद होगा तो क्वेश्चन ध्वनि से आया भी था, उसके मात्रा को लेकर, डेसिबल को लेकर, जिसमें आंसर इनमें से कोई नहीं था, इसीलिए चैप्टर में क्वेश्चन सारे रट लीजिएगा। तो तीक्ष्णता जो निर्धारित की जाती है वो उसके ऑप्शन, मोस्टली लोग तरंग दैर्ध्य को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, परंतु इनमें से कोई नहीं होगा, ना ही वेग, ना ही आयाम, ना ही तरंग दैर्ध्य। तो आप क्या कहेंगे? आवृत्ति। आवृत्ति जो होती है वो उसकी तीक्ष्णता को निर्धारित करती है। तो आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्य को निर्धारित करती है, इसी को तारत्य भी कहते हैं। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होती है तो ध्वनि आपकी तीखी होती है, और अगर कंपन की आवृत्ति कम होती है तो तारत्व कम होता है। मोटी पतली आवाज के आधार पर भी इसको डिवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1 सेकंड लोलक को रॉकेट में माउंट किया गया, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट समान वेग वृद्धि से नीचे आता है, जियो स्टेशनरी कक्षा में पृथ्वी के परितः चक्कर लगाता है, ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है, या ऊपर की ओर समान वेग से बढ़ता है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, कि ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। 1 सेकंड लोलक को अगर रॉकेट में माउंट किया जाए तो उसके दोलन काल जो है, दोलन समझते हैं ना, एक साइड से दूसरी साइड जाकर के, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, तो वही उसमें तभी घटाव देखने को मिलता है जब रॉकेट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर वृद्धि करता है, क्योंकि एक समान त्वरण से ऊपर जाने पर जी के मान में वृद्धि होगी, और क्योंकि एक छद्म बल जी के मान में जुड़ जाता है, तथा दोलन काल बराबर एल अपॉन जी, जहां पर एल लोलक की लंबाई है। तो मेन जो हाईलाइट करने वाला पॉइंट था वो मैंने कर दिया। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर जब समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आपका है, पेंडुलम जो घड़ी है उसकी जो समयावधि होती है, दोलन काल होता है, वो कितनी होती है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, कौन सा सही होगा? आंसर की अगर बात करते हैं तो 2 सेकंड आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एक पेंडुलम वाली घड़ी में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 सेकंड का समय लगता है, और एक दोलन पूरा करने में 2 सेकंड का समय लगता है, मतलब वो वापस लौटता है जब। उल्लेखनीय कि लोलक या पेंडुलम घड़ी वो है जिसमें समय प्रदर्शित करने वाली प्रणाली का चलन एक लोलक की सहायता से आपका होता है। तो आंसर 2 सेकंड हो जाएगा। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का, सूक्ष्म किरणों का, पराध्वनि तरंगों का, पराबैंगनी। देखिए पराबैंगनी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, बहुत ही हानिकारक होती है। बाकी ऑप्शन में आपको सोचना है। आंसर की बात करते हैं तो पराध्वनि तरंगे आपका सही हो जाएगा। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास को जानने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, और अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है उसमें अल्ट्रासोनिक वेव, जिसको हम पराध्वनि तरंगे कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये खासियत इनकी होती है कि ये उच्च आवृत्ति वाले तरंगे होती हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आवृत्ति इनकी होती है। इनका यूज देखेंगे तो लिवर, किडनी, पेट, दिल की जांच करना, घड़ी, विमान, कीमती कपड़ों की सफाई में, सोनार में, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, तो काफी जगह इनका यूज जो है वो होता है। मेन ध्यान रखिएगा ये पराध्वनिक तरंगे हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, रेडियो थेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो मानव ऊतक है उनके लिए जहरीला है, ये लागत प्रभावी नहीं है, एक आयनकारी विकिरण है, कौन सा सही होगा? या मानव त्वचा में प्रवेश करने में असमर्थ है। तो रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये लागत प्रभावी नहीं है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि इसमें एक्सरे का उपयोग किया जाता है, परंतु प्रोटॉन या अन्य प्रकार की ऊर्जा का भी उपयोग किया जा सकता है। रेडियोथेरेपी का यूज किया कहाँ जाता है? रेडियोथेरेपी का यूज किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए सबसे व्यापक रूप में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुरानी
लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है? आई आर किरणें या एक्स किरणें, अल्फा किरणें, गामा किरणें, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर यहाँ पर आई आर किरणें जो है आपका सही होगा। अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम से 10⁻³ मीटर तक। सामान्यतः इसकी जो उत्पत्ति होती है वो गर्म पदार्थ और अणुओं से होती है। इसका यूज किया जाता है रिमोट कंट्रोल, कायिक चिकित्सा, जीर्ण तथा धुंधली अवस्था में रखी किताबों को पढ़ने में। एक्स किरणों का जो यूज किया जाता है वो टूटी हुई हड्डी की जानकारी में, और गामा किरणों का यूज किया जाता है कैंसर की चिकित्सा में। तो इस तरीके से ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। आंसर यहाँ पर आई आर किरणें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ या 7 या 6 या 5, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स करके। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण शून्य और अन्य माध्यमों से स्वयं प्रसारित तरंग है। इसे प्रकाश भी कहा जाता है, किंतु वास्तव में प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक छोटा सा भाग है। एक्स किरणों की बात करते हैं तो एक्स किरणें, गामा किरणें और रेडियो तरंगे ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्वेश्चन बनते हैं इसी प्रकार से कि इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो ये पता होना चाहिए। बाकी जो आंसर है 3 × 10⁸ वैल्यू वो तो आपको याद ही होना चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। अच्छा, इस चीज को भी समझिएगा कि प्रीवियस ईयर जितने भी हैं आपको उन पर पूरा फोकस करना होगा, क्योंकि काफी इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लोलक की कालावधि जो है वो आपसे पूछा गया, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करेगा, लंबाई के ऊपर, या फिर समय के ऊपर, या तापक्रम के ऊपर। आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका लोलक की लंबाई के ऊपर डिपेंड जो है वो करेगा। सरल लोलक की जो काला अवधि होती है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। सरल लोलक का आवर्तकाल प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये लाइन पता होना चाहिए। अर्थात अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, और अगर लंबाई घटाते हैं तो आवर्तकाल भी घट जाएगा। यदि डोरी की लंबाई प्रभावी लंबाई L है और गुरुत्वीय त्वरण G है, तो लोलक का जो आवर्तकाल का सूत्र होता है वो आपको यहाँ पर दे रखा है, वो आपको यहाँ पर रट लेना है। T = 2π/L/G अंडर में वैल्यू, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड लोलक का आवर्तकाल इनमें से कितना होता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.5 या फिर 1.5 सेकंड। आंसर की बात करें तो सेकंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकंड होता है। ये ऊपर क्वेश्चन अभी आया भी था जहां पर बताया था कि एक बार जाने में 1 सेकंड, वापस लौटने में एक और सेकंड, तो 2 सेकंड, इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाता है। और सेकंड लोलक जो होता है ना वो लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। इसकी आवृत्ति 1/2 हर्ट्ज होती है। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये तो हम ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं। उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। अगला है कि मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर कितना होता है? 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। आंसर की अगर बात करें तो आंसर सी वाला 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर होता है। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगों को श्रव्य ध्वनि तरंगे जो है वो कहा जाता है, जिन्हें मानव कान सुनने में जो है वो सक्षम है। 20 हर्ट्ज से कम की जो तरंगे होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अवश्रव्य तरंगे जो है वो कहते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की तरंगे हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। इससे मानव जो है वो नहीं सुन सकता। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार जो है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से 50, या फिर 45 से 64, 10 से 100, कौन सा सही होगा? आंसर सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि आपका 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज जो है ये होती है। बिल्ली की सुनने की आवृत्ति का विस्तार जो होता है वो 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज होता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। मनुष्य द्वारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की यांत्रिक तरंगों को सुना जा सकता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि, ये सब आपकी पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। अगला है आपका प्रश्न, एक पियानो की पिच कम करने के लिए आपको इनमें से क्या करना पड़ता है? मोटे स्ट्रिंग का उपयोग करना चाहिए, स्ट्रिंग में तनाव बढ़ाना चाहिए, स्ट्रिंग की लंबाई कम करनी चाहिए, या तनाव कम करना चाहिए। तो पियानो की अगर पिच कम करना है तो उसके लिए आपको इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यानी पियानो की पिच तार की मोटाई तार के तनाव पर निर्भर करता है। और यहाँ पर आपका दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। पिच को कम करने के लिए मोटे तार का प्रयोग या तार के तनाव को कम किया जाता है, इसलिए आंसर इनमें से एक से अधिक आपका हो जाएगा।
अगला कह रहे हैं, जब ध्वनि जो है वो तरंग के रूप में चलती है तो माध्यम के कण स्रोत से श्रोता की ओर बढ़ते हैं, माध्यम के कण स्थिर रहते हैं, माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करते हैं, या माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। आंसर डी वाला सही हो जाएगा, यानी माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। जब तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो माध्यम में कुछ दोलन या कंपन उत्पन्न हो जाता है, इन्हीं दोलन या कंपनों के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, लेकिन वास्तविकता में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। इसी तरह जब ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है तो माध्यम के कण अपनी स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ इनमें से कौन सा होता है? स्टोन चिप्स, इस्पात, कांच की रुई। आंसर यहाँ पर कांच की रुई जो है वो सही होगा। विभाजन की जो दीवारें होती हैं उसमें ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम जो पदार्थ होता है ना वो कांच की रुई होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए क्या चाहिए होता है डिस्टेंस? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर जो है वो होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किस मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? उसके वेग में, उसकी आवृत्ति में, उसके तरंगदैर्ध्य में, उसके आयाम में, कौन सा सही होगा? जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, और वीडियो लाइक शेयर सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। लाइक के लिए टारगेट है 400 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, और बाकी जो पहले भेज चुके हैं वो डाउनलोड करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं, आवृत्ति सही होगा। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्ध्य आपकी बदल जाती है, जबकि आवृत्ति जो होता है वो नहीं बदलती है। अतः जब ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब आवृत्ति में परिवर्तन आपका नहीं होता है। वही चीज पूछा गया था कि अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तो किस मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? तो आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। इसके लिए दो परिवर्तन केवल होते हैं कि चाल में और तरंगदैर्ध्य में। आवृत्ति नहीं बदलती, चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाती है जब माध्यम आपके बदलते हैं। अगला है कि अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण इनमें से क्या है? रेडियो तरंग है, ध्वनि तरंग है, या एक्स किरण है, गामा किरण है, कौन सा सही होगा? तो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण में आपका ध्वनि तरंग देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? वे तरंगे जिनके माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा या उसके विपरीत दिशा में होता है, इनको हम एल तरंगे भी कहते हैं। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे भी आपके अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। इसी प्रकार भूकंप और विस्फोट के कारण उत्पन्न जो पी तरंगे उन्हें भी अनुदैर्ध्य तरंगे ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एफएम का ब्रॉडबैंड इनमें से किसमें आता है? एसएचएफ या एचएफ या यूएचएफ या वीएचएफ? आंसर आपका यहाँ पर वीएचएफ सही हो जाएगा। एफएम रेडियो का जो ब्रॉडबैंड है वो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज होता है, जो कि अति उच्च आवृत्ति के वीएचएफ के अंतर्गत जो है वो आता है। बस यही ध्यान रखिएगा, बाकी तो फ्रीक्वेंसी तो मुश्किल ही पूछा जाए। अगला है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी सिटी स्कैन प्रयोग करती है एक्स किरणों का, पराध्वनिक तरंगों का, रेडियो तरंगों का, या अवरक्त तरंगों का? तो सिटी स्कैन में कौन सी तरंगें यूज की जाती हैं? आंसर हो जाएगा आपका एक्स किरणें। कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सिटी स्कैन में विशिष्ट क्षेत्रों के क्रॉस सेक्शनल टोमोग्राफिक छवियां आभासी स्लाइस का उत्पादन करने के लिए एक्स मापों के कंप्यूटर संसाधनों का यूज किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, सिटी स्कैन में एक्स किरणों का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्ट्रासोनिक तरंगे 20 किलोहर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं, 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं, और चौथा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा कि अल्ट्रासोनिक तरंगे 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती है। किलो का मतलब समझ रहे हैं? हर्ट्ज में अगर ये वैल्यू होगी तो 1000 में पहुंच जाएगी 20,000, तो किलो के हिसाब से इन्होंने शॉर्ट में लिखा है। ये तरंगे जो होती हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे मानव के लिए उच्च आवृत्ति के साथ अश्रव्य ध्वनि के रूप में परिभाषित की जाती हैं। अश्रव्य का मतलब क्या? मतलब मानव नहीं सुन सकता है। इन तरंगों का जो यूज किया जाता है वो वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, दूरी को मापने के लिए किया जाता है, इमेजिंग या सोनोग्राफी में भी इसका यूज किया जाता है। अगला है, इनमें से किस सिद्धांत को चमगादड़ के द्वारा उपयोग किया जाता है? सोनार, रडार, या परावर्तन का नियम, या विवर्तन का नियम, कौन सा सही होगा? तो चमगादड़ के द्वारा जो यूज किया जाता है वो सोनार का यूज किया जाता है, सोनार के सिद्धांत का यूज किया जाता है। चमगादड़ गहन अंधकार में भी अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनिक तरंगे उत्सर्जित करता है तथा परावर्तन के पश्चात इनका संसूचन करता है।
चमगादड़ के द्वारा उच्च तारत्व के पराध्वनि स्पंद अवरोध या कीटों से परावर्तित होकर के चमगादड़ के कानों तक वापस पहुंचते हैं। जो पराध्वनि भेजता है ना, वो टकरा कर वापस पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से चमगादड़ अपने रास्ते के अवरोध और दूरी का पता लगा लेता है। सोनार की अगर फुल फॉर्म की बात करें क्या होती है, तो सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये क्या होता है, तो ये एक ऐसी तकनीक है जो कि नौ संचालन को सुगम बनाने के लिए जल के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों के संचरण का यूज किया जाता है। तो बस इतना याद रखिएगा, जल के अंदर का पता लगाना है तो आप किसका यूज कर रहे हैं, ध्वनि तरंगों के संचरण का। तो ये सोनार आपका हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पनडुब्बी संचार, एएम रेडियो, शॉर्ट वेव रेडियो, रडार। आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त को उनके अनुप्रयोग में उपयोग की जाने वाली तरंगों की बढ़ती हुई आवृत्ति जो है उसमें आपसे व्यवस्थित जो है वो करना है। अब व्यवस्थित कर देंगे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। तो यहाँ पर एक क्या है, पनडुब्बी संचार है, दो क्या है, एएम रेडियो है, तीन क्या है, शॉर्ट वेव रेडियो है, और चार क्या है, आपका रडार है। तो इसकी यहीं पर आपको आवृत्ति भी देखने को मिल जाएगी कि पनडुब्बी संचार तरंगों की आवृत्ति 3 से 30 हर्ट्ज, एएम रेडियो की आवृत्ति 550 से 1720 किलो हर्ट्ज, शॉर्ट वेव रेडियो की आवृत्ति 3 से 30 मेगा हर्ट्ज, और रडार की आवृत्ति सबसे ज्यादा आपकी 5 से 130 गीगा हर्ट्ज। तो यहाँ पर देखना, हर्ट्ज उससे बड़ा किलो हर्ट्ज, उससे बड़ा मेगा हर्ट्ज, उससे बड़ा गीगा हर्ट्ज। तो इस प्रकार से आपका एक क्रम जो है वो चलता है। सबसे ज्यादा रडार की आवृत्ति। अगला है एमआरआई मशीन, इसमें किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है। ध्वनि तरंग, एक्स किरण, पराध्वनिक तरंग, चुंबकीय तरंग, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो चुंबकीय तरंग का यूज किया जाता है। एमआरआई स्कैन का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग की सहायता से शरीर के अंग और उनकी कोशिकाओं का स्पष्ट और विस्तृत चित्र बनाया जाता है। रेडियो तरंग के कारण ये संगठित परमाणु एक बहुत ही कमजोर सिग्नल उत्पन्न करते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों का क्रॉस सेक्शनल इमेज बनाते हैं। अगला है प्रश्न, वायु में ध्वनि तरंग होती है, तिरछी होती है, अनुदैर्ध्य होती है, विद्युत चुम्बकीय होती है, ध्रुवीकृत होती है, कौन सा सही होगा। तो आंसर यहाँ पर अनुदैर्ध्य जो है वो सही होगा। वायु में ध्वनि तरंग की जो प्रकृति होती है वो आपकी अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य तरंग ऐसी तरंग है जो कि माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के समानांतर होता है। इस प्रकार की तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों में आपकी उत्पन्न होती है। अगला कह रहा है इनमें से किसे हर्ट्ज में मापा जाता है। गति को, आयाम को, तरंगदैर्ध्य को, आवृत्ति को, कौन सा सही होगा। अच्छा क्वेश्चन है आपका। आंसर की बात करते हैं तो हर्ट्ज में आपका आवृत्ति को मापा जाता है। अब यहाँ पर सभी याद कर लीजिए, गति को मीटर प्रति सेकंड में मापेंगे, आयाम को मीटर में मापेंगे, तरंगदैर्ध्य को भी मीटर में मापेंगे, पर आवृत्ति को हर्ट्ज में मापेंगे। अगला है एक सूक्ष्म तरंग आवरण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है। साइक्लोट्रॉन या फिर मैग्नेट्रॉन या लेजर लैंप, कैथोड किरण ट्यूब। आंसर की बात करें तो मैग्नेट्रॉन आपका यहाँ पर सही होगा। मैग्नेट्रॉन जो है इसमें एक डायोड वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें केंद्रीय कैथोड से एक बेलनाकार एनोड से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों द्वारा नियंत्रित होता है। इसे मुख्य रूप से माइक्रोवेव ऑसिलेटर में यूज किया जाता है। तो आंसर मैग्नेट्रॉन सही होगा। अगला है आपका ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी, इसमें कौन सी तरंगों का यूज होता है। ध्वनि तरंगे, पराध्वनिक तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे। ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि तरंग कौन सी टाइप की है। तो आंसर आपका हो जाएगा पराध्वनिक तरंगे। ऊपर बताया था कि ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी में पराध्वनिक यानी अल्ट्रासोनिक रेस का यूज किया जाता है। इसका यूज शरीर के आंतरिक भागों के चिकित्सीय जांच के लिए भी किया जाता है। ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है, कहाँ नहीं कर सकती है। जल में, ठोस में, गैस में, निर्वात में, कहाँ नहीं कर सकती है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी निर्वात में नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए चाहिए होता है माध्यम, और ठोस, द्रव और गैस में तो ध्वनि है, पर निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होगा क्योंकि कोई माध्यम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, दो उत्तरोत्तर संघ अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। इंग्लिश में भी नाम लिखे हैं, तो आयाम कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है आपका। आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन बी यानी तरंगदैर्ध्य सही हो जाएगा। दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं। तरंग का वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुणे तरंगदैर्ध्य। जब किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होता है तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक विस्थापित होता है उस दूरी को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। और माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है
उसे क्या कहते हैं, उसे हम आवृत्ति कहते हैं। तो ये बेसिक बेसिक लाइन है, याद रखिएगा। अगला है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 मील प्रति मिनट, 330 मीटर प्रति सेकंड या 3 गुणे 10 की घात 10। आंसर हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वायु में वेग। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ये बात तो आपको पता ही है। इसके बाद द्रव में होती है, फिर सबसे कम गैसों में होती है। ताप का ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल जो होती है ना, वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? लगभग 1400 मीटर प्रति सेकंड होती है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर लोहे में ध्वनि की जो चाल होती है वो लगभग 5000 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ठोस में देख रहे हैं कितनी ज्यादा है। और निर्वात में ध्वनि होती ही नहीं है, क्योंकि ध्वनि का संचरण होगा नहीं, क्योंकि माध्यम नहीं है। अगला क्वेश्चन है 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होगा मात्र श्रव्य ध्वनि के, आम बातचीत के, एक शोरगुल वाली सड़क से आने वाली ध्वनि के, एक मशीन शॉप से आने वाला शोरगुल। तो 100 डेसिबल किसमें देखने को मिलता है? लगभग आप देखेंगे कि 60-70 के आसपास जो नॉर्मल शोर होता है उसमें ही आ जाता है। बातचीत बातचीत में आप कह सकते हैं आ जाता है। तो ये तो शोरगुल वाला है, तो उससे तो ज्यादा ही होगा, यानी एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल जो होगी वो आपको 100 डेसिबल के आसपास देखने को मिलेगी। बाकी इसका SI मात्रक माइक्रोवाट मीटर स्क्वायर, प्रयोगात्मक मात्रक बेल है, बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। ये सब बातें भी आपको याद रख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 जो डेसिबल है वो ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। ये भी पॉइंट पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हम देखेंगे जो 2023 में टीचर वगैरह से रिलेटेड आए हैं, या कोई और क्वेश्चन आया उसको। तो आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, दृश्य या फिर चुंबक। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला, यानी रेडियो तरंगों का। तो आधुनिक टेलीफोन सेलफोन संचार स्थापित करने के लिए लघु रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। रेडियो तरंगे डिजिटल आवाज या डेटा को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के दोलन के रूप में स्थानांतरित करती हैं। ये वायु में प्रकाश की गति से सूचनाओं का परिवहन करती हैं। अब क्वेश्चन इसी चैप्टर से जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है टीचिंग वाले पेपर में, यानी PRT वगैरह में आया है, तो वो देखेंगे। जैसे ये पहला ही क्वेश्चन देखेंगे तो BPSC स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछा गया था, और प्राइमरी में आया था फर्स्ट शिफ्ट में, यानी फर्स्ट फेज वाली वैकेंसी में आया था। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, कौन सा सही होगा? तो प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो आपकी इनमें से एक से अधिक होगा। प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा का एक स्वरूप है जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है। और विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं? वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इसलिए प्रकाश भी क्या हो जाएगा? प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंगे हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? वे तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आंसर दो हो जा रहे हैं, एक तो अनुप्रस्थ वाला भी हो जाएगा और एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी हो जाएगा। इसलिए आंसर इनमें से एक से अधिक आपका हो जाएगा। तो याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि जो प्रकाश है वो आपका अनुप्रस्थ तरंग है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन भी आया था टीचिंग से रिलेटेड में, ये भी देखेंगे तो पेपर 2 शिफ्ट 1 में, ऊपर वाला पेपर 2 शिफ्ट 2 में आया था। अच्छा, ये फर्स्ट फेज वाली वैकेंसी में आया था पर शिफ्ट 1 में आया था। प्रश्न है इनमें से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटी तरंगदैर्ध्य होती है? अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, दृश्यमान विकिरण, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर पराबैंगनी विकिरण जो है वो सही होगा। पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसमें दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तर भी होता है और कम तरंगदैर्ध्य होता है, और ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पर एक्सरे और दृश्य प्रकाश के बीच जो है वो स्थित होता है। आंसर क्या होगा? पराबैंगनी विकिरण। क्वेश्चन समाप्त हुए। अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो को समाप्त करने से पहले वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। एक प्रश्न आपके लिए कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -22 डिग्री फ़ारेनहाइट, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।